हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एक और टॉपिक के बारे में जो कि आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सीरीज़ के अंदर। टॉपिक का नाम है सार्पिन्स-ऑक्सली एक्ट 2002। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके पर्पस की, इसे क्यों बनाया गया, इसकी एप्लीकेबिलिटी की, कंपनी की एप्लीकेबिलिटी, इस एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस किस टाइप की कंपनी इस पर होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स जो कि एक्ट में दिए गए हैं वो टाइटल्स के बारे में क्या फीचर्स हैं, एंड सेक्शन 302, 404 एंड 409। सो फ्रेंड्स, हम इसी वीडियो में सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो नेम है ये कैसे किसी के पर्सन की जो नेम है उस पर रखा गया है। तो देखते हैं वो क्या है। देखिए, इसके स्पॉन्सर्स थे इस एक्ट को जो लेकर आए थे, यानी कि जिस पर्सन ने इनको स्पॉन्सर किया था वो दो पर्सन थे। एक थे यूएस के सेनेटर पॉल सार्बेन्स, ये यूएस के सीनेटर थे। एंड नेक्स्ट थे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव, इनका नेम था माइकल ऑक्सली। सो इन ये दोनों पर्सन क्या थे, यूएस के सीनेटर एंड यूएस के रिप्रेजेंटेटिव। नेम थे इनके पॉल सार्बेन्स एंड माइकल ऑक्सली। तो इन्हीं के नाम पर ही इस एक्ट का जो नाम है वो रखा गया, सार्बेन्स ऑक्सली, दोनों की लास्ट नेम को जोड़कर सार्बेन ऑक्सली एक्ट 2002। तो 2002 में अब इसके जो टाइमिंग्स हम देखेंगे कि किस डेट को जो था फाइनली लाया गया था। सो देखिए, इसका नाम हमने देखा कि कौन लेके आया। अब नेक्स्ट चीज़ कि इनको लाने का पर्पस क्या था इस एक्ट को बनाने का। देखिए, तो इससे पहले जो थे काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे थे, लोगों का जो इंटरेस्ट था वो फिनेंशियल सिस्टम में काफ़ी लूज़ हो रहा था। तो इसलिए इसको लाने का जो पर्पस था वो यही था कि आप जो स्कैम्स हैं हम उसको स्टॉप कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें हम इन्वेस्टर्स को, ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्ट रहें एंड वो फ्रीली माइंड होकर कंपनीज़ के में इन्वेस्ट कर सके। रिव्यू करना लेजिस्लेटिव ऑडिट रिक्वायरमेंट को, जो भी आपकी ऑडिट रिक्वायरमेंट है टाइम टू टाइम इसमें काफ़ी चेंजेस करने चाहिए तो उसको भी रिव्यू करना इस एक्ट का काम था। बूस्ट करना पब्लिक का कॉन्फिडेंस इन अकाउंटिंग सिस्टम में पब्लिक कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना। सो ये जो थी ये सब नीड और या पर्पस हैं इस एक्ट को लाने के लिए, कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत फाइनेंशियल सिस्टम में क्यों हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस एक्ट की डेट के बारे में कि ये कब आपका जो पास हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हर जो कंट्री होती है उसमें किसी भी एक्ट को बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया में पहले आपका जो बिल पास होता है वो होता है लोकसभा में। अगर किसी भी हमें बिल को एक्ट बनाना हो तो उसकी प्रोसीजर होती है, देन होता है वो राज्यसभा में। सो इसी तरीके से ये एक्ट जो है वो यूएस का है। तो यूएस में जो भी आपकी सिस्टम होता है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा में होता है, देन राज्यसभा में होता है, देन वो कोई भी बिल जो होता है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से यूएस में पहले एक बिल को हाउस में पास कराना होता है। तो हाउस में ये जो आपका ऑक्सली एक्ट जो था वो पास हुआ था 24 अप्रैल 2002 को। देन सीनेट वहाँ पर एक होती है, जैसे हमारे राज्यसभा होती है वहाँ सीनेट होती है। सीनेट में बिल पास हुआ था 15 जुलाई 2002 को। एंड इसे फाइनली उनकी इस प्रोसेस में साइन करना होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो प्रेसिडेंट को इन्होंने साइन, जो इनके प्रेसिडेंट ने साइन किया था वो किया था 30 जुलाई 2002 को। तो इसी डेट को ही जो आपका जो ऑक्सली एक्ट है ये कंफर्म हो गया था कि ये एक्ट के रूप में इसे अपनाया गया था। सो देन बिकम एक्ट। ये इस प्रोसेस से गुजरकर ये जो एक्ट था ये आपका बना। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेबिलिटी कि किस किस कंपनी को ये जो एक्ट बनाना है वो ज़रूरी है, तो उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनी को ये बनाना ज़रूरी है, पब्लिक भी हो एंड लिस्टेड कंपनी भी हो, उन्हें ये बनाना ज़रूरी, उन्हें इस एक्ट को नॉट बनाना, उसे अप्लाई करना ज़रूरी है अपनी कंपनी में। सेकेंड, वो सारी इंटरनेशनल कंपनी जिसके इक्विटी या डेप्ट जो रजिस्टर्ड हो आपके SEC में। SEC स्टैंड्स फॉर सॉरी सो SEC मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। इन कंपनीज़ को एप्लीकेबल, इस दो टाइप की कंपनीज़ को ये जो एक्ट है वो अपनी कंपनी में अप्लाई करना ज़रूरी है। देखिए, बट एक मेन थिंग जो आपको इसमें याद रखनी है कि ये जो एक्ट है ये प्राइवेट कंपनीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये जो बनाया गया था पब्लिक कंपनी में काफ़ी स्कैम्स हुए थे उस टाइम पर यूएस में। सो उसी के लिए एक्ट बनाया गया था। सो ये इसलिए अप्लाई होता है पब्लिक लिस्टेड कंपनी पर, उन सारी इंटरनेशनल कंपनीज पर जिसके इक्विटी या जो डेप्ट है वो SEC में रजिस्टर्ड है, राइट। सो ये हो गई इसकी एप्लीकेबिलिटी। अब हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसको लाने का पर्पस क्या था, कि ये क्यों लाया गया।
हम ये पढ़ चुके हैं कि इसको कौन लेके आया था, कि किस पर्सन ने इसे स्पॉन्सर किया था, हम इसके स्पॉन्सर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम इसकी डेट देख चुके हैं कि ये जो एक्ट था कब लाया, कौन लाया, एंड इसको लाने का पर्पस क्यों था, एंड देन उसके बाद ये एप्लीकेबल किस किस पर होगा, यानी कि ये किसको मानना होगा। सो ये सब चीज़ें हम इसके बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये एक्ट कहता क्या है, यानी कि इसने कैसे, हमने इसके जैसे पर्पस में पढ़ा कि ये जो कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो उसे बूस्ट अप करेगा, फिनेंशियल सिस्टम में एक्यूरेसी को लेके आएगा। तो ये किस तरीके से उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, तो चलिए वो देखते हैं कि क्या क्या इस एक्ट के फीचर्स थे। सबसे पहले देखिए इस एक्ट में डिफ़ाइन है, ये जो एक्ट है ये 11 मेन टाइटल्स के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, यानी कि 11 अलग अलग टाइटल दिए गए हैं। देन उस टाइटल के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किस कंपनी को, हर कंपनी को ये कैसे फॉलो अप करना है। नेक्स्ट देखिए मैनी सेक्शंस गिवन इन दिस एक्ट, बहुत सारी सेक्शन जो है इस कंपनी जो आपका ये एक्ट है वो दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो 3 सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब जस्ट हम इनका पहले ब्रीफ जो है वो इंटरव्यू पढ़ेंगे कि ये क्या है। इंट्रो में सेक्शन 302, 404 एंड 409 ये सेक्शन जो है वो क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं सेक्शन 302। सबसे पहली बात जो सेक्शन 302 है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये क्या कहता है। तो ये सेक्शन कहता है कि फिनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो क्वार्टरली आपको सर्टिफाई कराने पड़ेंगे, इससे पहले जो था वो ईयरली का सिस्टम था। सेक्शन 302 ने क्या कहा, इसने हमें कुछ मेन बातें कही। सबसे पहली चीज़ कि फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो क्वार्टरली सर्टिफाइड कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल कंट्रोलेबल कमेटी, सारी जो कंट्रोलेबल कमेटी है उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। द नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फ्रॉडुलेंट वर्क्स, अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है आपकी कंपनी में तो उसका भी जो डिस्क्लोजर है वो किया जाना चाहिए। तो ये हुआ आपका सेक्शन 302 जो है वो क्या कहता है, यानी कि इस एक्ट की क्या मेन रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि ये एक्ट ने क्या 3 जो मेन चेंजेस दिए थे। सो क्वार्टरली रिपोर्ट को कराना, क्वार्टरली रिपोर्ट को सर्टिफाई कराना, डिस्क्लोजर करना सारी कमेटीज़ के बारे में, और डिस्क्लोजर करना सारी फ्रॉडुलेंट वर्क के बारे में। सो अब बात आती है कि अगर ये रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया गया तो जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये जो है वो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगी। ये हुआ आपका सेक्शन 302। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 404 जो कि ऑक्सली एक्ट 2002 के अंदर ही दिए गए हैं तीनों सेक्शन। ये तीनों सेक्शन जो है वो पढ़ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तीनों सेक्शन जो थे ये एक तरीके का रिफॉर्म लेकर आए थे, इसके अंदर जो काफ़ी चेंजेस बताए गए थे। तो देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 404। इसने क्या कहा कि सर्टिफाइड किया जाना चाहिए, किस चीज़ को सर्टिफाई किया जाना चाहिए, आपके इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट एवरी ईयर को, जो आपका ये सिस्टम होता है इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का, इस सिस्टम को आपका जो एवरी ईयर सर्टिफाइड कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या कहता है, सर्टिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट, जो भी इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट कह सकते हैं, या आप जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है तो ऑडिटर के थ्रू सर्टिफिकेशन मिला जाना चाहिए आपकी। जो आपने देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा इन्होंने कि हर साल सर्टिफाई कराना है आपकी इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को, सर्टिफाई कराना है हर साल। दूसरा आप कराना किससे है, वो आपको कराना है किसी भी इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट से। ओके, नेक्स्ट चीज़ें क्या कहते हैं कि सर्टिफाई बाय डूइंग क्वार्टरली रिव्यू, कराना तो आपको हर साल है, लेकिन उसके लिए जो आपका इंटरनल ऑडिटर है वो क्वार्टरली रिव्यू आपका करेगा, आपके सिस्टम का क्वार्टरली रिव्यू करेगा, देन एक फाइनल सर्टिफाइड जो देगा वो हर साल उसको देना होगा। सो ये कहता है सेक्शन 404 की रिक्वायरमेंट ये तीनों है कि रिव्यू किया जाना चाहिए आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, करेगा कौन, इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट करेगा, और इसको करने के लिए वो क्वार्टरली रिव्यू करता रहेगा, यानी कि टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट अगर ऐसा नहीं होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर सेक्शन 404 जो है वो फॉलो नहीं किया जाता किसी भी कंपनी के थ्रू, तो उसके लिए मैनेजमेंट और इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 409 के बारे में। सेक्शन 409 ने भी 3 रिक्वायरमेंट दी, तो वो क्या दी, सबसे पहला मॉनिटर करना है आपको ऑपरेशनल रिस्क, कि ऑपरेशनल रिस्क जो भी है आपका कंपनी में अगर अराइज हो रहा है तो उसको मॉनिटर करने का काम ज़रूरी है, और वो कौन करेगा, सेक्शन 409 कहता है कि किया जाना चाहिए। नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफ मेजर इवेंट, अगर कोई भी मेजर इवेंट हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट
फाइल रिपोर्ट इन 4 वर्किंग डेज। जो भी आपने ये रिपोर्टिंग करी है प्रीवियस अबाउ जो आप कर रहे हैं उसको 4 वर्किंग डेज के अंदर किया जाना ज़रूरी है। अब बात आती है, अगर आपने ये जो 3 रिक्वायरमेंट है सेक्शन 409 की, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? ऑपरेशनल रिस्क को मॉनिटर करना, मेजर इवेंट की रिपोर्टिंग करना और 4 वर्किंग डेज़ के अंदर रिपोर्ट सबमिट करा देना। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उस केस में भी कंपनी की जो मैनेजमेंट है या जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑलराइट, सो अब तक हमने पढ़ा कि कंपनी की ये जो आपका ऑक्सली एक्ट है इसके अंदर जो 3 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं हमने अब तक उसको पढ़ लिया। तो अब चलते हैं इस एक्ट के फीचर्स की ओर कि इस 3 सेक्शंस के अलावा फाइनली इस एक्ट ने जो था वो क्या कहा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कहा इस कंपनी? सम फीचर्स ऑफ एक्ट आर, कुछ फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि टाइटल के अंडर एक्सप्लेन है, जो कि ये टाइटल्स थे उनके अंडर ये फीचर्स जो है एक्सप्लेन है। तो देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला है पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। प्लीज़ रिमूव एज फ्रॉम हेयर। पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, इसकी डेफिनेशन है PCAOB। ये एक टाइटल दिया गया है आपके इस सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट में। इसका ये सिस्टम आप समझिए कि ये जो है ना आपका ये बोर्ड, ये आपका NPO की तरह काम करेगा। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, जो पब्लिक कंपनीज थी ना, पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो जो पब्लिक कंपनी थी उसकी ऑडिटिंग के लिए इसने स्टैंडर्ड दिए थे। तो इस टाइटल के अंदर वही स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका इस एक्ट का फीचर वो है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। कि आपको पता है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलरेडी हम सेक्शन 49 में भी इसको कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। ऑडिटर इंडिपेंडेंस से देखिए कि ऑडिटर की, अब इस एक्ट ने ना ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। यानी कि आपका कोई पर्सनली अगर जो फ्रेंड, रिलेटिव या कोई और जो आपका रिलेटिव है वो कंपनी में, आप उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। आपको इसकी अपॉइंटमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। इस एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट पर, और इसने रूल सेट कर दिए ऑडिटर्स के लिए कि ऑडिटर जो भी कंपनी अपॉइंट करिए उन्हें भी इन रूल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फीचर है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफकोर्स इस बात को हम पहले से पढ़ते हैं कि हर कंपनी अपने मेजर इवेंट को बताएगी। जैसा हमने पढ़ा सेक्शन 409 भी यही कहता है जो भी मेजर काम हो रहा है उसको बताया जाएगा। सेक्शन 302 ने भी यही कहा कि सारी जो आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको बताया जाएगा। उसके अलावा सेक्शन 302 ने ये भी कहा था कि जो भी सारी कमिटीज़ हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कवर अप करी इन्होंने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में। अब जैसे हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर अलग अलग सेक्शन में इन्होंने इस तरीके से बताया, ऐसे ही हर आपकी फ़ीचर के लिए इन्होंने काफ़ी सारे एक्ट दिए और उस एक्ट के अंदर उनको अप्लाई करने का तरीका भी बताया गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर कि क्या है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है किसी भी कंपनी में और अगर वो इन्वेस्टर की इंटरेस्ट को, जो इन्वेस्टर हैं अगर वो उनकी इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट करता है, सो आपको उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट देखिए कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी से है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके जो स्टैंडर्ड है उन सबको फॉलो करें, जो भी कंपनी के लिए बनाए गए हैं, जो एक्ट ने रूल दिए हैं उसको वो फॉलो करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, कोई भी कंपनी जो है सारी जो वो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी फ्रॉड या कोई स्कैम जो है वो नहीं हुआ होना चाहिए। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए SEC की पावर। हमने पढ़ा था SEC के बारे में अभी कि जो सारी इंटरनेशनल जो भी कंपनी है जिनकी जो शेयर हैं वो लिस्टेड होने चाहिए आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, तो उसकी पावर से रिलेटेड कुछ जो बातें हैं वो इस एक्ट में बताई गई हैं। तो क्या कहा इस एक्ट ने क्या कहा कि SEC के पास पावर है। किस चीज़ की पावर है? ब्रोकर को, एजेंट को अपॉइंटमेंट करने की या उसको हटाने की। ठीक है, तो ये सारी पावर किसके पास होती है? SEC के पास, कि वो जो ब्रोकर है वो उसे अपॉइंट भी कर सकती है और उसे हटा भी सकती है। और इस SEC ने काफ़ी सारी अटर्नी पावर्स के लिए रूल्स, कुछ न्यू रूल्स भी किसने बताए? वो SEC ने बताए, जो आपकी अटर्नी पावर्स होती हैं उसके लिए। ओके, नेक्स्ट पेनल्टी से रिलेटेड इन्होंने टाइटल दिया। पेनल्टी, अगर आपने अकाउंट में कुछ कंसील किया, यानी कि या फिर आपने कुछ छुपाया या जो दिखा रहे हैं वो आपने मिस रिप्रेजेंट किया है ना, कंसील किया या मिस रिप्रेजेंट किया, तो कंपनी पर जो है वो पेनल्टी लगाई जाएगी। एक हैवी फाइन
जो है वो उस पर लगाया जाएगा पेनल्टी के अंदर। और साथ ही साथ आपको जो भी पर्सन उसके रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी सेक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी है उसको मैक्सिमम जो है वो 20 ईयर्स तक की जो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड हैवी फाइन जो है उस पर चार्ज हो सकता है। ओके, सो ये कुछ फीचर्स थे। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स थे, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो क्या है, इंक्रीज वाइट कॉलम क्राइम पेनल्टी। इस एक्ट ने क्या कर दिया, एक बहुत अच्छा काम जो किया, वाइट कॉलर क्राइम जो आप पता ही होगा आपको इसका मीनिंग, कि अगर कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो मेन ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, जब वही कोई क्राइम करते हैं कंपनी में, सो उसे कहा जाता है वाइट कॉलर क्राइम, जिसके अगेंस्ट विसल ब्लोअर पॉलिसी भी बनाई गई है कि अगर कोई भी ऑफिशियल कोई काम कर रहा है तो विसल ब्लोअर जो है वो पॉलिसी कोई भी पर्सन ब्लोअर बन के उस जो भी मिस स्टेटमेंट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, उसको बताए। सो इन्होंने उस अगर कोई पर्सन जो है और कोई भी ऑफिशियल है जो पकड़ा जाता है, अगर वो इस तरीके को कोई क्राइम करते हुए, तो उसके लिए पेनल्टी काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है। नेक्स्ट कहते हैं टैक्स रिटर्न के बारे में, कि हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स को आपकी जो रिटर्न है वो उसे फाइल करे एंड उसे टैक्स को फाइल करना है, टाइमली उसे फाइल करना है, सबमिटेड करना है, और उस पर आपकी जो रिटर्न है उसके ऊपर साइंड होनी चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के। तो टैक्स रिटर्न के बारे में ये कहा गया। नेक्स्ट है क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस का क्या मतलब है, कि अगर आपके अकाउंट में कुछ भी कंसीलमेंट है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, यानी कि वो क्राइम माना जाएगा अगर आपने अपने अकाउंट में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है या किसी भी चीज़ को छुपाया है, तो आपने किसी भी फैक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फीचर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SEC एंड कंट्रोलर जनरल, कि यानी कि ये जो पर्सन है ये इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो दो होते हैं, SEC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड कंट्रोलर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही है इन्वेस्टर को, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, सो ये कुछ फीचर्स थे जो दिए गए थे आपके सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट 2002 में। इसे शॉर्ट में इसे SOX 2002 भी कहा जाता है। इस एक्ट का ये शॉर्ट नेम है, USA में आया, 2002 को आया, पहले हाउस में पास हुआ, देन सीनेट में, देन साइन बाय प्रेसिडेंट। नीड या पर्पस भी पढ़े हमने, स्पॉन्सर भी पढ़े, पॉल सार्बन्स की और माइकल ऑक्सी जो थे, कुछ टाइटल्स पढ़े हमने, कुछ सेक्शंस के बारे में आज पढ़ा। सो फ्रेंड्स, अगर कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करिए, लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को तो ऑफ कोर्स बताइए चैनल के बारे में। टिल देन फ्रेंड, स्टे ट्यून, थैंक यू।